एक समय प्लूटो ग्रह अब सौरमंडल के 8 ग्रहों के समूह का हिस्सा नहीं था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस ग्रह पर एक आधुनिक सभ्यता स्थापित हो चुकी है, जो ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को पार कर मानव समाज से भी बेहतर है। शुरू से ही प्लूटोनियनों के लिए पानी ऊर्जा का सबसे कीमती और महत्वपूर्ण स्रोत था। हालांकि लालच और दुरुपयोग के कारण ग्रह पर पानी धीरे धीरे सूख गया था। राजकुमारी सेलेस्टिया को पानी खोजने और प्लूटो में जीवन बहाल करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू करने का एक नेक मिशन सौंपा गया था। मैं पानी जरूर वापस लाऊंगी। सेलेस्टिया, सेलेस्टिया, सेलेस्टिया। क्या सेलेस्टिया अपने मिशन को पूरा करने में सफल होगी? कहानी का अनुसरण करने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। आशा से भरे दिल के साथ वो अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए अंडे के आकार के अपने अंतरिक्ष यान पर निकल पड़ी। सेलेस्टिया ने मनमोहक दृश्य देखे। सेलेस्टिया अनंत अंतरिक्ष में बहती चली गई। कभी कभी वो अकेलापन और हताश महसूस करती थी, हालांकि वो अपने विश्वास पर दृढ़ रही। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उसने हार न मानने की ठान ली और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन अचानक एक शक्तिशाली शूद्र ग्रह उसके अंतरिक्ष यान से टकराया, जिससे उसे पृथ्वी के तट पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। भयभीत होकर वो चारों ओर से जलने वाले वातावरण से बचने के लिए संघर्ष करती रही। अपनी अंतिम आशा के साथ सेलेस्टिया ने प्लूटो तक पहुंचने के लिए संकट संकेत बटन दबाया। क्या मैं इस तरह व्यर्थ में जा रही हूँ? कुछ चमत्कारी तरीकों से एक बहादुर आदमी ने समय रहते सेलेस्टिया को अंतरिक्ष यान से बचा लिया, इससे पहले कि वो टुकड़ों में बट जाता। सेलेस्टिया ने पाया कि यहाँ का वातावरण प्राचीन था, जो उसने प्लूटो पर अनुभव किया था, उससे कई अधिक। तुम इंसान नहीं हो? सेलेस्टिया की अलौकिक उपस्थिति से मोहित होकर उसने चुपचाप विचार किया। उनकी नीली त्वचा नीलमणि की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें एक लघु ब्रह्मांड की तरह चमक रही थी। जो भी उन्हें देखता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो यहीं रहे। धीरे से लोगन सेलेस्टिया को एक्वेरिया जल जनजाति के क्षेत्र में ले गया। ये एक सुंदर गांव था, जिसमें चमकदार समुद्र तट के किनारे रंगीन मूंगे और सीपियों से बनी छोटी छोटी झोपड़ियां थी। जिज्ञासु ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और अपरिचित भाषा में बातचीत करने लगे, जिन्हें वो समझ नहीं पाती थी। वो कौन है? वो बहुत अजीब लग रही है। मुखिया, हमें उसे समायोजित नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं ध्यान से उस पर नजर रखूंगा। मुझे ये जानना होगा कि वो कहाँ से आती है और उसका इरादा क्या है। बहुत नाराज। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। अरे तुम क्या कर रही हो? अपनी टेलीपैथिक शक्ति को सक्रिय करके सेलेस्टिया उनके विचारों को पढ़ सकती थी और पृथ्वी की भाषा समझ और बोल सकती थी। अब मैं समझ गई। तो आप मुझे इस भूमि का पता लगाने देंगे, है ना? हाँ, ये एक शोध के विषय के रूप में है। बिल्कुल भी शोध न करें। मेरी उत्पत्ति के बारे में जानने की उम्मीद भी मत करो। इतना घमंड काफी है। आओ मेरे पीछे। प्रारंभ में सेलेस्टिया को बेचैनी और असहजता महसूस हुई। वो अक्सर लोगन से बहस करती थी, क्योंकि वो उसे घर छोड़ने से मना करता था। केवल एक चीज जो वो खा सकती थी वो फल था, जबकि लोगन जो कुछ भी लाता था उससे उसे मिचली आने लगती थी। मुझे बताओ, आप कहाँ से हो? आप यहाँ क्यों रहना चाहते हो? मैं जिस जगह से आती हूँ वो बहुत दूर है। अगर मैंने तुमसे कहा भी हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। चलो, मैं मदद कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे इस भूमि का पता लगाने देंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्या अलौकिक प्राणियों के लिए इतना परेशानी भरा होना आम बात है? खैर, कुछ दिन रुके। सेलेस्टिया का स्वास्थ्य ठीक होने के बाद लोगन उसे अन्वेषण पर ले गया। एक्वेरिया लोग ज्वारीय लहरों को नियंत्रित करने के लिए जादुई क्रिस्टल पानी की शक्ति का उपयोग करते थे। वे मछलियाँ पकड़ते थे, मोतियों की खोज करते थे और जलीय उत्पादों में विशेषज्ञता रखते थे। वे विशाल समुद्री कछुओं पर सवार होकर विशाल महासागर को पार करते थे और आसानी से गहराई में गोता लगाते थे। लोगों ने सेलेस्टिया को समुद्री कछुओं की सवारी करना सिखाया और साथ में वे विशाल महासागर में डूब गए।
उनकी आंखों के सामने एक जादुई दुनिया दिखाई दी। दोनों ने एक रहस्यमय गुफा में गोता लगाया। गुफा के अंदर एक विशाल पवित्र वृक्ष खड़ा था जो बहुमूल्य रत्नों की तरह चमक रहा था। ये सागर की आत्मा का वृक्ष है। ये पेड़ समुद्र के नीचे की पारिस्थितिक तंत्र में असीमित जादू प्रसारित करने में मदद करता है और एक्वेरियम के लोगों के लिए आशा है। हर हफ्ते मैं यहाँ पवित्र वृक्ष को श्रद्धांजलि देने और पूजा करने के लिए आता हूँ। ये आकर्षक है। लोगन ने पवित्र वृक्ष का सामना करते हुए एक गहरा और गंभीर प्राचीन मंत्र गाना शुरू किया। ये भजन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। क्या आप जानते हैं, ये स्थान मेरी मातृभूमि से बहुत मिलती जुलती है। दोनों पक्षों का जल से गहरा संबंध है। वे इसे जीवन का स्रोत मानते हैं। हालांकि मेरे लोगों ने इसका बेरहमी से दोहन किया, जबकि एक्वेरिया के लोग पानी का बहुत सम्मान करते हैं। मुझे बताओ सेलेस्टिया, आप कहाँ से आए हैं? प्लूटो, विनाश के कगार पर एक ग्रह। कुछ समय तक पृथ्वी पर रहने के बाद सेलेस्टिया इस जगह की आदी हो गई थी। उसकी अनोखी नीली त्वचा उत्तम तापमान का सामना कर सकती थी, जिससे वो ज्वालामुखी के भीतर से हीरे निकालने में ग्रामीणों की सहायता कर सकती थी। लोगन और सेलेस्टिया दिन ब दिन करीब आते गए। उनका बंधन मजबूत हो गया और उनकी भावनाएं गहरी हो गई। हालांकि आनंदमय जीवन और पृथ्वी के साथ उनके बढ़ते परिचय के बीच सेलेस्टिया अपने नेक मिशन को कभी नहीं भूली। जब लोगन और बाकी सभी लोग सो जाते थे, सेलेस्टिया चुपके से पानी की तलाश में बाहर चली जाती थी। वो आकाश में उड़ती, नदियों, झरने, झीलों को ढूंढती और पानी की हर बूंद को अपने मंत्रमुग्ध जल चौकों से बहा देती। सेलेस्टिया की पानी की चोरी के गंभीर परिणाम हुए। हर जगह सूखा पड़ गया और पहाड़ों और जंगलों के कस्बे और जनजाति के लोगों को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा, जिससे बीमारियां हुई। पूरी झील का पानी रात भर में गायब हो गया। लोगन, सेलेस्टिया, तुम ठीक तो हो ना? क्या आप और ज्यादा पानी पीना चाहती हैं? हालांकि अब ताज़ा पानी दुर्लभ था, फिर भी लोगन सेलेस्टिया के साथ अपना पानी साझा करता था। वो अब पीला और थका हुआ लग रहा था। पानी की कमी ने आत्मा वृक्ष को भी कमजोर कर दिया था, जिससे समुद्र के नीचे के जीव प्रभावित हुए, जो पवित्र वृक्ष पर निर्भर थे। सेलेस्टिया को दोषी महसूस हुआ। उसने यादों और अपनी भावनाओं को याद किया। सेलेस्टिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरों से पानी चुराना प्लूटो को पुनर्स्थापित करने का तरीका नहीं था। वो पृथ्वी को उस तरह नष्ट नहीं कर सकती थी जैसे प्लूटो को नष्ट किया गया था। सेलेस्टिया ने पृथ्वी पर नदियों और नालों में पानी लौटाने का फैसला किया। तो आप ही हैं जिसने पानी चुराया। तुम इतनी बेदिल की कैसे हो सकती हो सेलेस्टिया? हाँ, शुरू में पानी लेना मेरा इरादा था। मैं प्लूटो को पुनर्स्थापित करने के लिए पानी लाना चाहती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये गलत था। मुझे क्षमा करे, मैं सारा पानी वापस कर दूंगी। मैं तुम्हारे जैसे चोर पर कैसे भरोसा करूं? बहुत हुआ, अब पृथ्वी छोड़ो। उसी समय अंडे के आकार के 3 अंतरिक्ष यान लोगन और सेलेस्टिया के बगल में उतरे। संकट का संकेत मिलने पर प्लूटो योद्धा बिजली की गति से पहुँचे। उन्हें डर था कि सेलेस्टिया खतरे में है। झील के हरे भरे किनारे को देखकर उनके मन में पृथ्वी का सारा पानी हड़पने का लालच जाग उठा। सेलेस्टिया, क्या तुम ठीक हो? क्या ये बदमाश तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो देखते हैं। ओह, ये बहुत कम है। सुनो, मैं इस मिशन को छोड़ना चाहती हूँ। पृथ्वी में बहुत सारे आश्चर्य, जीवंत रंग और सुंदरता है। ये प्लूटो की तरह नष्ट होने लायक नहीं है। हमारी राजकुमारी का इन पृथ्वीवासियों ने ब्रेन वॉश कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। तुम एक बेकार राजकुमारी हो। अब से मैं इस मिशन पर लगूंगा। आइए मिलकर प्लूटो को पुनर्स्थापित करें। सेलेस्टिया ने गुस्से में जवाबी लड़ाई की और लोगन को वापस एक्वेरिया ले आई। यहाँ उन्होंने सभी को सच्चाई बताई और एकजुट होकर प्लूटो से लोगों को भगाने का आग्रह किया। उसने ईमानदारी से अपने गलती के लिए माफी मांगी और युद्ध के बाद कभी यहाँ वापस न आने का वादा किया। इसे रोको ब्रॉक्स, आइए मिलकर प्लूटो को पुनर्स्थापित करने का एक और तरीका खोजें। बहुत हो गया तुम्हारी बातें, गद्दार।
हाँ? नहीं। हाँ? आप हार गई हैं। सेलेस्टिया गुस्से में आकाश की ओर उड़ गई और उसने जोर से वो प्राचीन गीत गाया जो लोगन ने एक बार पवित्र वृक्ष के साथ गाया था। उनका मानना था कि उनका ईमानदार और शक्तिशाली गायन पवित्र वृक्ष को जागृत करेगा। उसकी इच्छा अनुसार पृथ्वी हिलने लगी। पवित्र वृक्ष समुद्र के नीचे से निकला, शक्तिशाली और विशाल होकर पूरे आकाश को ढक लिया। ये यही है पृथ्वी पर जल की शक्ति का उद्गम। यही रुको। हाँ? बेवकूफो, क्या आपको लगता है कि आप इस मूर्खतापूर्ण तरकीबे से प्लूटो को पुनर्स्थापित कर सकते हैं? सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जादू का पेड़ प्लूटो के जल देवता और जादू के पेड़ के छोटे भाई कुंभस की कहानी बताने लगा। कुंभस ने प्लूटो को जल कोर प्रदान किया, जिससे ग्रह को अपने संसाधनों का उपयोग करने और जीवन को बनाए रखने की अनुमति मिली। लेकिन प्लूटो के लोगों ने पानी का अत्यधिक दोहन किया, जिससे पानी का कोर टूट गया। अब मेरा भाई पानी चुराने में अमानवीय कृत्य के लिए प्लूटो निवासियों से क्रोधित है। भले ही आप पृथ्वी से पानी वापस ले आए, प्लूटो को बहाल नहीं किया जा सकता। इस ग्रह को पानी के कोर को कुछ समय के लिए आराम देने की आवश्यकता है। शायद 1000 साल बाद प्लूटो को बचाने का मौका मिल सके। मतलब हमारे प्रयास व्यर्थ गए। प्लूटो को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक प्लूटो के लोग चले नहीं जाते। मेरा मानना है कि प्लूटो के लोगों को धरती पर आकर रहना चाहिए। आइए इस बेकार युद्ध को समाप्त करें और शांति से रहें। प्लूटो के लोगों की ओर से मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। लोगन, जब से मैं तुमसे मिली हूँ, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। आप मेरे लिए विश्वास और आशा लेकर आए। मुझे तुमसे प्यार है। आपके नए घर में आपका स्वागत है। सेलेस्टिया और लोगन ने मिलकर दोनों ग्रहों में शांति लाई। उस दिन से सभी लोग पृथ्वी पर एक साथ खुशी से रहने लगे। जीवन में हर किसी के कई सपने और उम्मीदें होती है। हालांकि कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिन्हें शायद आप कभी पूरा न कर पाए, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं और जादू में विश्वास करते हैं, तो हम जैसी इच्छा रखने वाली परियां आपके पास आएंगी और आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और वो कैमली थी, सुंदर मेहनती परी जिसने जादुई साम्राज्य में इच्छाएं पूरी की। जिस दिन से वो पैदा हुई थी, उसके ऊपर सभी प्राणियों के सपनों को पूरा करने का काम था। अगर कैमला ने 100 इच्छाएं पूरी की और अपने इस जार में पर्याप्त तारे एकत्रित कर लिए, तो अंत में उसकी खुद की एक इच्छा पूरी होगी। वो सबसे बड़ी मनोकामना देने वाली परी बनना चाहती थी और मंत्रमुग्ध वन पर राज करना चाहती थी। हालांकि एक इच्छा थी जो वो कभी नहीं दे सकती थी, पुनरुत्थान की इच्छा, जिसकी सख्त मनाही थी। इसीलिए वो मौत और उससे जुड़ी हर चीजों को नापसंद करती थी। एक दिन कैमिला ने इच्छाओं की परी जोजी को एक परिवार की इच्छा पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। उसके प्रयासों के बावजूद वो इसे पूरा नहीं कर सकी, इसीलिए कैमिला जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आगे आई। इच्छा पूरी करने के बाद उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि कैमिला ने आखिरकार अपनी 99वीं इच्छा पूरी कर ली। जब जोजी ने यह दृश्य देखा तो वो आग बबूला हो गई, क्योंकि वो आलसी, घमंडी और कैमिला की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने वाली थी। इसीलिए जोजी ने कैमिला का विष जार चुराने का फैसला किया, ताकि अब उसे और मेहनत ना करनी पड़े। जोजी, तुम क्या कर रही हो? मैं बस अपनी इच्छा वापस ले रही हूँ, और जब तक मैं ये कर रही हूँ, मैं आपकी इच्छा का जार भी ले लूंगी। हालांकि कैमिला तेज तर्रार और लचीली थी, इसीलिए जोजी उसे आसानी से नहीं हरा सकती थी। इसीलिए उसने कैमिला को उन्हें बचाने के लिए, लुभाने के लिए निर्दोष लोगों पर जल्दी से जादू कर दिया। जब कैमिला ने ध्यान खो दिया तो जोजी ने विष का जार चुरा लिया। हालांकि जोजी ने लंबे समय तक इसका आनंद नहीं लिया, जब अचानक ग्रीम रीपर दिखाई दिया।
ये पता चला कि ग्रीम रीपर बस अपना काम कर रहा था और दिवंगत की आत्मा को दूसरी तरफ ले जाने के लिए यहाँ आया था। उसने परियों के बीच की लड़ाई की परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने देखा कि कैमिला की इच्छा लगभग पूरी हो गई थी तो उसने अपना विचार बदल लिया। द ग्रीम रीपर ने एक जादू किया और जोजी को पकड़ लिया, फिर विश जार वापस ले लिया और कैमिला को एक प्रस्ताव दिया। अगर आप मेरी मदद करने के लिए सहमत हैं तो मैं इस विश जार को वापस लाने में मदद करूंगा। परियों की पवित्र भूमि में ज्ञान की झील पर जाएं, जहां मैं अपने दम पर नहीं जा सकता, ताकि मुझे पिछले प्यार के बारे में पता चल सके जिससे मैंने इतने लंबे समय से नहीं सुना। इसके अलावा यदि आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं तो क्या आप सभी 100 इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे? भले ही मैं उन ग्रिम रीपर से घृणा करती हूँ जिनके पास कोई भावना नहीं है, वे कठोर है और केवल आत्माओं को पकड़ना जानते हैं। उनकी तरह मैं अपनी इच्छा के जार को चोरी नहीं होने दे सकती। इसीलिए कैमिला ने ग्रीम रीपर की इच्छा पूरा करना स्वीकार किया और ये उसकी 100वीं इच्छा थी। बाद में ग्रीम रीपर ने खुशी खुशी इच्छा बोतल कैमिला को लौटा दी। अपने रास्ते में कैमिला ने पाया कि ग्रीम रीपर का नाम डॉसन था, इस जंगल में आत्माओं को इकट्ठा करने वालों में से एक, और उसका व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था। अगर डॉसन हमेशा ठंडा और हर किसी के साथ कुछ हद तक उग्र था, तो कैमिला उत्साही थी और उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। हालांकि डॉसन ने महसूस किया कि कैमिला ने कभी भी किसी भी कार्य से इनकार नहीं किया जिससे वो आसानी से थक जाती और उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता। जब कैमिला उठी तो उसने देखा कि डॉसन उसकी भयानक उपस्थिति से बहुत सावधानी से और कोमलता से उसकी देखभाल कर रहा था। क्यों? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा पूरी होने से पहले मेरे गाइड की मौत हो जाए। मुझे लगा कि आप काफी दयालु हैं। आप मूर्ख हैं। आप हमेशा मजबूत और दूसरों के बारे में चिंतित दिखाई देती हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं। मैंने ऐसा सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए किया। आपको उन कार्यों को स्वीकार करना याद करना चाहिए जो आपकी क्षमता के भीतर है, और दूसरों को आप पर निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे आत्मनिर्भर होना है। जब आप खुद की परवाह नहीं करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आप जीवन में हर चीज को लेकर हमेशा असुरक्षा की स्थिति में रहेंगे। साथ ही लोग आपसे काफी चिंतित रहेंगे। डॉसन ने जो कहा वो सही है। मैं हमेशा कड़ी मेहनत करती हूँ और कभी आराम नहीं करती, क्योंकि मैं निराश नहीं करना चाहती या किसी को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कभी ये केवल सब कुछ खराब कर देता है। कैमिला ने धीरे धीरे ग्रीम रीपर के रिमाइंडर्स को समझा और फिर उसने यात्रा जारी रखने का इरादा किया, लेकिन अचानक उन्होंने पास में एक दर्दनाक रोना सुना। जब वे कारण की जांच कर रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध ग्रामीण मिला जो वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण गुजर गया था। हालांकि जैसा कि डॉसन आत्मा को दूसरी तरफ ले जाने वाला था, परिवार ने उसे आत्मा सौंपने से इनकार कर दिया। इससे ग्रीम रीपर बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैं समझती हूँ कि आत्मा को दूसरी तरफ ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन कृपया बेगुनाहों को नुकसान न पहुँचाए। उन्होंने केवल अपने प्रियजनों के जीवन के लिए पछतावे और पछतावे के कारण ऐसा किया, इसलिए कृपया सभी की नकारात्मक भावनाओं को समझे और क्षमा करे और उन्हें अपने प्रियजनों को विदा देने के लिए कुछ और समय दे। ये सुनकर डॉसन ने अपना संयम वापस पाने की कोशिश की और धीरे धीरे सभी को दिलासा दिलाया। ठीक है, मैं आपको इस आत्मा को विदा करने के लिए और समय दूंगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वो मूल रूप से दयालु मेहनती था। निश्चित रूप से वो बाद के जीवन में खुशी से रहेगा। ग्रीम रीपर के कोमल कार्यों और शब्दों के साथ अंत में हर कोई समझ गया और आत्मा को उसके पास वापस भेज दिया। देखा, मैंने तुमसे कहा था, यदि आप विनम्र व्यवहार करते हैं तो सब कुछ आसानी से और जल्दी हल हो जाएगा। ये सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इस घातक काम में दयालुता कितनी महत्वपूर्ण है। डॉसन को सजन बनते देख कैमिला खिली खिली मुस्कुराई और सिर हिलाया। धीरे धीरे कैमिला ने यह महसूस किया कि जब भी डॉसन से वो बात करती तो उसका दिल अधिक अनियमित और खुशी से धड़क रहा था। हालांकि उसने किसी भी रोमांटिक विचार को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि ये सिर्फ एक अस्थायी क्रश है और डॉसन के पास पहले से ही कोई है जिसका उसने सपना देखा था।
कई दिनों तक एक साथ कठिन रास्तों पर काबू पाने के बाद डॉसन और कैमिला आखिरकार ऑल नोइंग झील तक पहुंच गए। हालांकि उन्होंने ये नहीं देखा कि एक काली आंख उन्हें देख रही थी। कैमिला और डॉसन एक झील पर पहुंचे और खूबसूरत देवी से मिले जो खुद को इस जगह की देखभाल करने वाली बताती थी। मैं ज्ञान की देवी हूँ जो पृथ्वी पर सब कुछ जानती है। तो आप ग्रिम रीपर और आप परी होना चाहिए जो मुझे ग्रिम रीपर के खोए हुए प्रेमी के बारे में पूछने के लिए कह रहे हैं, है ना? हाँ, ये सही है। क्या आप हमें उत्तर बता सकते हैं? बिल्कुल, ग्रिम रीपर का प्रेमी यही लड़की है। हालांकि जब कैमिला ने अपने सामने अपनी छवि को देखा तो वो बहुत हैरान हुई। क्यों? क्या वो व्यक्ति जिसे डॉनसन ढूंढ रहा है मैं? क्योंकि पिछले जन्म में तुम मेरे प्रेमी थे। ये पता चला कि कैमिला अपने पिछले जन्म में डॉसन की प्रेमिका थी। हालांकि उस समय डॉसन एक प्लेबॉय था जिसे अपनी प्रेमिका की परवाह नहीं थी। इसीलिए कैमिला उदास हो गई और उसका निधन हो गया। सच्चाई जानने के बाद डॉसन को बहुत पछतावा हुआ और उसने बहुत कुछ सहा। वो कैमिला की खूबसूरत यादों को संजोए रखने के लिए ग्रिम रीपर बनने को तैयार हो गया। उसी समय डॉसन हमेशा उससे मिलने के लिए एक दिन का इंतजार करता था और जब तक वो उसे खुश देखता वो गायब हो जाता। डॉसन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगले जन्म में कैमिला एक सुंदर परी होगी। वो दिखने से लेकर अलग अलग स्थिति तक बिल्कुल अलग थे। इसीलिए उसने कैमिला की 100वीं इच्छा पूरी करके सर्वश्रेष्ठ परी बनने में उसकी मदद करने की कोशिश की और फिर से गायब हो गया। तो सब कुछ ऐसा ही था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम कभी प्रेमी थे? मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया। इसके अलावा आपको शुरू से ही मेरे जैसा ग्रिम रीपर पसंद नहीं आया। तो जब तक आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं हमेशा प्यार करता हूं और इस आखिरी पल में याद करता हूं, वो अभी भी आप ही हैं, ये काफी है। इससे पहले कि कैमिला कुछ और कह पाती, उसने महसूस किया कि शक्ति का एक उछाल उनकी ओर दौड़ पड़ा। इसीलिए कैमिला ने डॉसन को बचाने के लिए जल्दी से अपने जादू का इस्तेमाल किया। जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया था वो जोसी थी, वो जो अपनी 100वीं इच्छा पूरी करने के लिए कैमिला का फायदा उठाना चाह रही थी। ये पता चला जोसी ने अपनी जादुई लपटों का उपयोग करके पिंजरे से भागने की कोशिश की। हालांकि वो इसे नियंत्रित नहीं कर सकी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। उसके बाद जोसी ने किसी की मदद नहीं की और केवल खुद कैमिला और ग्रिम रीपर को खोजने के लिए आ गई। जब जोसी को कैमिला और ग्रिम रीपर मिले तो वो बहुत क्रोधित और ईर्ष्यालु थी कि कैमिला ने अपनी 100वीं इच्छा पूरी कर ली है। इसीलिए जोसी लालची बन गई और उसने उन पर हमला कर दिया। आखिरकार इच्छा जार मेरा है। जोसे, उस विष जार को दूर ले जाने की हिम्मत मत करो। जोसी के लालच और शरारत देखने के बाद ग्रिम रीपर ने अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग नर्क का द्वार खोलने और उसे दंडित करने के लिए किया। हालांकि जोसी ने जल्दी से ग्रिम रीपर को अपने साथ नर्क में खींच लिया। इसके बाद जोसी जल्दी से ग्रिम रीपर को अपने साथ नर्क में खींच ले गई। कैमिला डॉसन की मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन ग्रिम को डर था कि कैमिला भी कहीं गेट में खींच न ली जाए। खुद को कुर्बान कर दिया। नहीं, डॉसन, इच्छा की बोतल। काश डॉसन को फिर से जिंदा किया जा सके और मेरे साथ हमेशा से लिए खुशी से रह सके। दुर्भाग्य से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उसे किसी को भी जीवित करने की अनुमति नहीं थी। अगर हम इस जीवन में या अगले जीवन में एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे सभी जोड़े सभी कठिनाइयों को दूर करें और अंत में सुख प्राप्त करें। फिर इच्छा की बोतल से प्रकाश की किरणें चमकीली भड़क उठी, जिससे उसकी इच्छा पूरी हो गई। कई वर्षों के बाद जब वो सभी के लिए शुभकामनाएं दे रही थी, तब उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो सड़क पर डॉसन के समान दिखता था। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या मेरे पास आपको जानने का मौका है? मुझे बहुत खुशी होगी।